पूरे अलर्ट है महाराष्ट्र में कि ये कोरोना के संकट के सामने ये लड़ाई में, और इसमें काम करते हुए हमने तो पहले दो तीन चीज थी कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट तो परदेशी जो फॉरेनर्स आते थे या आपके लोग फॉरेन में गए थे वो आ रहे थे, उसके बारे में उनकी जांच करना, उनका जो देखना कि इसको बाधित है या नहीं, इससे भी हमारा स्टार्ट हो गया। और बाद में जो कुछ संशयित थे उनको अलग अलग करना, जिसको बाधित है उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना, ये भी काम स्टार्ट कर दिया। तो ये सब काम पूरे, इसके कारण मुंबई में आपको नंबर ज्यादा दिखता है। आपको यही दिखता है कि गुना ज्यादा है। हमारे जो मेट्रो बड़ी सिटीज है, यानी मुंबई मुंबई की जो बड़ी सिटी नजदीक है, एमएमआरडीए बोलते हैं कि जो सब है साथ में, ठाणा हो, डोंबिवली, ये सब साथ में है, पुणे है, नागपुर जैसी सिटी है, यहाँ हमारे ज्यादा मरीज यहाँ दिखते हैं। उस पर ट्रीटमेंट तो हमारी चल रही है। इसके इसके साथ में जो जो करना चाहिए, एक तो लॉकडाउन होने के बाद हमें बहुत जरूरी था कि लोगों को घर में रहना है, तो उनको अत्यावश्यक सेवा जो है वो भी मिलनी चाहिए। इसका पूरा ध्यान इसमें दिया है। और ये बड़े सिटी में है, स्लम एरिया में है, ये काम बहुत मुश्किल है कि उनको सब अत्यावश्यक सेवा मिलनी चाहिए। उस पर पूरा ध्यान गवर्नमेंट्स के ओर से हम दे रहे हैं। हमारे पार्टी वर्कर्स भी इसके लिए अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा था कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके उपजीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दूसरे स्टेट से आते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान हमने दिया है। और उसके लिए कैंप्स भी, आज 6,000 कैंप्स हमने पूरे स्टेट में निकाले। और हर रोज 7 लाख लोगों को खाना, 3 टाइम का खाना देने की व्यवस्था वहां की है। उसके लिए एनजीओ भी खुद बहुत सारी मदद एनजीओ करते हैं, पार्टी वर्कर्स भी मदद करते हैं। और जहां जहां जरूरत हो उसका कोऑर्डिनेशन जो होता है, तो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, हमारे कलेक्टर्स, ये बाकी भी विभागों के लोग, ये सब काम इसमें कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि लोगों को जीवनावश्यक चीजें मिलनी चाहिए। इसके लिए तो एक तो हमारा जो रेशन था वो रेशन हम दे रहे हैं। रेशन में भी जो सेंट्रल से देने के राइस देने के बारे में जो आया है, वो मुफ्त राइस, उसका भी अभी काम चल रहा है। एक अंदर महाराष्ट्र स्टेट में 7.5 करोड़ इतने लोगों को रेशन मिलता है फूड सिक्योरिटी में। उसके अलावा भी 3 करोड़ लोग होते हैं कि उससे हमें केसरी कार्ड बोलते हैं, केसरी रेशन कार्ड। तो 3 करोड़ के लिए भी हमने कुछ डिसीजन दिया है कि उनको भी अनाज देने के बारे में, और वो भी अनाज जल्दी मिल जाएगा। तो ये सब हमारा चल रहा है। तो फिर भी आज की स्थिति में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो आज का आंकड़ा नंबर जो आया है, वो तो अभी तक 2,247 लोगों को उपचार अभी शुरू हुआ है। टोटल तो नंबर 2,600 600 लोगों को अभी संख्या हमारी हो गई है। उसमें से कुछ लोग है कि वो हो गए, उसको ठीक करके भेजा है। लेकिन नंबर भी हमारा भी 178 डेथ भी हुए। ये सब ज्यादा दिखता है, ये मुंबई के नजदीक होने वाले ये महानगर, पुणे, नागपुर, यहाँ ये सबसे ज्यादा 80% जो है मरीज वो ये एरिया में है। और यहाँ बाकी महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा है। 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है कि जहाँ कुछ भी अभी तक कोई मरीज नहीं, ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संकट आया है, इसमें पूरी हमारे गवर्नमेंट या हम सब कार्यकर्ता लोग, नेता लोग, हमारे मिनिस्टर से सब काम कर रहे हैं कि ये कुछ भी हो, ये मरीज जो है वो 0 तक लाने के लिए, अभी कुछ कोई अभी कोरोना से बाधित नहीं, यहाँ तक लाने के लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं।
चौहान साहब कुछ बताने वाले? आग्रह करूंगा चौहान साहब से। मीडिया के हमारे सभी साथियों को और एआईसीसी के ऑफिस बेयरर्स को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे आपसे मिलकर खुशी है और हालात जो है फिर मिलकर खुशी है, पर हालातों से हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये आपको मैं स्पष्ट शुरू से करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे साथी बाला साहब थोराट जी ने बयान आपके सामने पेश किया है, एक तो महाराष्ट्र की कुल मिलाकर आज की स्थिति जो है करेक्ट, क्योंकि फिगर तो दिन ब दिन फ्लक्चुएट होते बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए फिगर्स आज की जो अपडेट है वो 2758 मतलब 2758 लोगों इफेक्टेड है और महाराष्ट्र में तकरीबन 184 मतलब 184 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित दुखद घटना है इस बात को, और ये पूरे विश्व भर में यही हालात है और हम इस लड़ाई में सबसे आगे महाराष्ट्र बिल्कुल हम लोग एक नए स्पिरिट से काम कर रहे हैं कि लड़ाई जीतना है, किसी भी सूरत में हमको इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना है और लोगों का मनोबल बनाए रखने की बात है, तो हम बिल्कुल सरकार की ओर से लगे हुए हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि ये सब चीजें खास करके जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है वो मुंबई है, नवी मुंबई है, थाने है, पुणे है, नागपुर है, औरंगाबाद है, जो बड़े शहर है उस शहरों में ज्यादातर पेशेंट्स की संख्या या पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है और बाकी जिलों में कम है, और लगभग 9 से 10 जिले ऐसे हैं कि जहां पर एक भी मतलब वो ग्रीन जोन में जिले हैं जहां पर एक भी पेशेंट नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो ग्रीन जोन बनाए रखे ताकि वहां की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में रहे, और कुछ ऑरेंज जोन में जहां संख्या कम है पर जो रेड जोन में है उसमें ये सब बड़े शहर हमारे सामने हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको तो ये बात तो स्पष्ट है कि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है जहां पर विदेशों से आने वालों की संख्या ज्यादा है। हमारे लोग खुद विदेशों में जाते हैं, विदेश से लोग मुंबई में आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी है, और ये सब ध्यान में रखते हुए आप देखते होंगे कि आने वाले लोग अमेरिका से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई यूएस आ रहा है। तो ये सब जो हुआ है एक प्राथमिक कारण जो आज जो दिखाई दे रहा है कि विदेशों से जो लोग आए हुए हैं उनके कारण वहां से बाहर से ये हमारे सामने पैंडेमिक प्रॉब्लम आ गई है, और जिसके वजह से हमको इस कठिनाइयों से ठीक जो भी है अभी उसका कारण तो हमारे सामने लगभग अभी तो स्पष्ट हुआ है। तो ये सब हालातों को देखते हुए जैसे तो मैं दोबारा वही चीजें रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि 11 मार्च को हमने बीएसटी की बसेस बंद कर दी मुंबई में, खास करके बसेस की ट्रांसपोर्ट पब्लिक, बिकॉज सबसे इलाज बेहतर यही इलाज है कि लोगों को वहां भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, लोग क्वारंटाइन अपने घर में रहे, लोग वहां पर उसने सेक्शन 144 लगाया गया। 13 मार्च को एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो लगाया गया। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्नाशियम्स, पब्लिक प्लेसेस, शादी ब्याह, यहाँ तक शादी ब्याह भी वहां पर उस वक्त पूरे रोक दिए गए और सेशन भी संस्थगित किया गया है। धार्मिक स्थल पर बंदी लगाई गई कि वहां लोग, स्वाभाविक है कि हर धर्म के लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में जाते रहते हैं, उसमें पाबंदी लगाई गई। बड़ी मुश्किल से ये काम करना पड़ा पर करना तो पड़ा, जिसके वजह से वहां का जो वहां पर लॉकडाउन किया गया। और ये सब देश में जब 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ, पर हम लोगों ने इससे पहले ही महाराष्ट्र ने ये बिल्कुल चीज को समझकर, उसकी गंभीरता को समझकर ये 11 मार्च से ही सब कुछ एक्टिविटी हमारी शुरू हो गई। तो खैर मैं तुलना इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि देश में क्या हुआ और कब हमने कब किया। हमने, महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट इमीडिएट मेजर्स टू सी दैट इसका प्रभाव अन्य शहरों में ना बढ़े, और तुरंत फ्लाइट्स बंद किए गए और बाकी सब चीजों का यहाँ पर किया गया। फिर दूसरी बात तो ये है कि हम लोगों ने तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट में 30 अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए स्पेसिफिकली उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ईयर मार्क किया गया है, और इसमें तकरीबन 2305 बेड्स की उपलब्धता करके गए सिर्फ कोरोना के लिए। और मैं इससे आगे और भी बताना चाहूंगा, जिस विभाग से मेरे पास संबंध है, पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हम लोगों ने तकरीबन
22,000 ऐसी अलग अलग जगह हमने प्रॉपर्टीज पीडब्ल्यूडी की हमने आइडेंटिफाई की है, जो हमारी बिल्डिंग्स तैयार है, अन्य डिपार्टमेंट का काम की भी पीडब्ल्यूडी करता है, हॉस्टल्स बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी की गेस्ट हाउसेज है, अन्य ये कॉलेजेस के भी हॉस्टल्स बनाते हैं। ये सब चीजों मिलाकर हमने तकरीबन प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की हैं, जहां 55,000 बेड्स हमारे पास आज उपलब्ध है, जहां पर हम लोगों को आइदर क्वारंटाइन कर सकते हैं या जरूरत पड़ती है तो उनको आइसोलेशन में रख के उनका वहां पर अलग से इलाज किया जा सकता है, उनको अलग से। तो ये हम लोगों ने किया है। और मैं खास करके हमारे पूरी टीम, मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स है और हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का मैं वहां पर खास करके ससून हॉस्पिटल की प्रेमाइसेस में तकरीबन बिल्कुल दिन रात एक करके जो फिनिशिंग टच देना था 11 दिनों में, वहां पर हम लोगों ने ससून हॉस्पिटल की प्रेमाइसेस में एक बड़ी ह्यूज बिल्डिंग हम लोगों ने खड़ा कर दी। बिल्डिंग का काम चल रहा था पर पूरा नहीं हुआ था, तो 11 दिन में वो कंप्लीट करके वो पूरी बिल्डिंग हमने इसमें उपलब्ध करके दी है, जहां पर इसकी आवश्यकता लगेगी ट्रीटमेंट के लिए, पूना जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। फिर आपको जब देखेंगे कि अब हमारे पास मास्क, देन ग्लोव्स, पीपी किट ये उपलब्ध है, और ये मैं जरूर कहूंगा कि जितना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है। मतलब है आज के हालात में पीपी किट सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, जो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स है उनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, वार्ड बॉयज है, नर्सेज है। तो हमारे पास पीपी किट्स है, मास्क है, वेंटिलेटर्स है, पर जितने प्रमाण में होना चाहिए उतना नहीं है, मैं कबूल करूंगा। उसलिए प्रयास जारी है, केंद्र शासन से भी हमारी विनती बार बार ये रहती है। तो ये इशू चल रहा है। और कल का जो मामला है बांद्रा स्टेशन वाला, जो शायद कल का जो बड़ा सीरियस इशू हो गया था, अचानक वहां पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, इस बारे में खास करके मैं मीडिया के सामने एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे हाथ में ये पेपर है, 13 अप्रैल का ये पेपर है, जिसमें देखेंगे कि साउथ सेंट्रल चीफ कमर्शियल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे, ये जो सिकंदराबाद में है, उन्होंने डेप्यूटी चीफ कमर्शियल मैनेजर के सिग्नेचर से लेटर इशू हुआ है कि ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 13 अप्रैल it is decided to run Jan Sadharan specials for clearing stranded passengers, migrant labor of unreserved segment. अब देखिए, ये रेलवे का ऑफिशियल लेटर की कॉपी मेरा कहना ये है कि लोगों में ये बात वायरल हो गई कि भाई ट्रेन चलने वाली है 14 तारीख से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 तारीख को अनाउंसमेंट करने के बाद में रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है 14 तारीख का। इससे बड़ी हलचल हो गई और ये लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर बड़ा मुश्किल हो गया कंट्रोल करना। पूरा जो 144 सेक्शन है ये सब बिल्कुल उसे ऐसी की तैसी लोगों ने कर दी और पूरा इकट्ठा हुए। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से तो पूरा है, पर ये ऐसे तरीके से लेटर अगर इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट करता है तो स्वाभाविक जिम्मेदारी की बात है कि उन्होंने इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं थी। एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया, मैंने को इसमें कोई राजनीति करना ही नहीं है, पर मुंबई का इंसिडेंस बड़ा सीरियस और डेंजरस इंसिडेंस कल का हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिल्कुल अनित की नौबत आई थी, जिसका अभी तो रुक गया, पर ऐसे अगर इमीडिएट लोग अगर उमड़ पड़ेंगे, बाहर आएंगे, तो फिर कंट्रोल, पुलिस कितना कंट्रोल कर पाएगी? इश्यू हमारे सामने है। तो दूसरा जो इशू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल पैकेज 1,70,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया। मेरा ये कहना, हम लोगों ने मांग की थी कि ये जो 31 मार्च सबसे ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च थी, हमारी ये मांग थी कि ये 3 महीने डिफर करो, ईएमआईज है, इंस्टॉलमेंट्स है, लोन की पेमेंट्स है, जो अन्य 31 मार्च से रिलेटेड है, ये सबको आप एक्सटेंड करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सटेंड तो कर ही दिया, पर ब्याज तो रुका नहीं है। हमारा ये कहना है कि लोग, आज मुझे बताइए, आज तकरीबन सब ठप है, मतलब व्यापार बंद है, व्यवहार बंद है, लोगों की आमदनी बंद है, किसान मुश्किल में है, ट्रेड और इंडस्ट्री वाले पूरी तरीके से पिछले 1.5 महीने से, मार्च महीने का तो लोगों का जो पेमेंट देना था, जो वो तो उन्होंने सैलरी देनी दे दी, पर अप्रैल में आज की जो हालत है वो मुश्किल है, और पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस एक निर्माण हुआ है इस देश में। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सब्सटैंशियल चीज ऐसी करनी चाहिए। 3 महीने के लिए अगर इंटरेस्ट वेव होता है
तो कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि ब्याज जो है वो चली रहा है, तो वो एक इशू, वो थोड़ा सा ध्यान में देने की आवश्यकता है। फिर आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, अब चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को आप सीएसआर के तहत अगर उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा? आज स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी भी, जीएसटी का पैसा तो पहले से आ नहीं रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो हक जिसका बनता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कलेक्शन जाने के बाद बाय कानून से स्टेट गवर्नमेंट को जितना पैसा जाना चाहिए वो बकाया नहीं मिला है। स्टेट गवर्नमेंट का 1/3 भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नहीं है, मुश्किल में है। इसके बावजूद भी हम लोग कर ही रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, मतलब इसको टाइड ओवर करने के लिए कई रास्तों से हम लोग पैसे इकट्ठा करके वी आर ट्राइंग टू हेल्प द पीपल। पर सवाल ये है कि फाइनेंशियल जो सीएम रिलीफ फंड, उसको सीएसआर के तहत अगर इंक्लूड किया जाता है इस वक्त, तो मेरे ख्याल से जिसको, देखो ये तो वॉलंटरी मामला है, जिसको देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम रिलीफ फंड में दे तो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पीएम केयर्स इंक्लूड हो सकता है सीएसआर में, तो फिर सीएम फंड क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? ये हल्का सा मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी गुजारिश है हमारे मीडिया के जरिए, अगर ये बात हमारी प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट सोच विचार करें तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें राहत मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा। तो हमने इसको टाइड ओवर के लिए से मैं हमारी कैबिनेट कमेटी, एक सब कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के, और इकोनॉमिक क्राइसिस के को लड़ने के लिए कई मेजर्स उठाने के बारे में कुछ चीजों का जिक्र हुआ है, जो मैं सवालों की जब होंगे मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर ये स्थिति स्टेट में है, वी आर फाइटिंग हार्ड, और सब में समन्वय है, सब मिलके काम कर रहे हैं। कोई राजनीति का मामला है नहीं, कोई क्रेडिट लेने का मामला नहीं है, सब मिलके काम करेंगे और कोरोना इफेक्टेड हमारे लोगों को राहत देंगे, और कोरोना बढ़े नहीं राज्य में, इसके लिए पूरा प्रयास बिल्कुल युद्ध पातली पर, जैसे आप कहेंगे कि एक वॉर बेसिस पर इसका हम पूरा मुकाबला करें। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो साथी पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।